यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम यू टू ऑल। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर पर्यावरण शिक्षण शास्त्र को समझने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, पर्यावरण शिक्षण शास्त्र में बहुत सारे आपसे बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, बेसिक जानकारी भी पूछ ली जाती है। तो वही सारी चीज़ें और परिभाषाएं विद क्वेश्चंस हम लोग आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे। सो सेशन को लास्ट तक देखिएगा। आई होप कि ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा एवं क्षेत्र, यानी कि इसका कॉन्सेप्ट और इसका स्कोप क्या होता है। तो देखो, पर्यावरण शब्द संस्कृत भाषा के परि उपसर्ग, जिसका मीनिंग होता है चारों ओर, और आवरण से मिलकर बना है। संस्कृत में यदि आप इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? परि धन आवरण। ठीक है, परि का मतलब क्या होता है? चारों ओर से, और आवरण का मतलब क्या होता है? कवर किए हुए रखना, घेरे हुए रखना। तो ये संस्कृत भाषा के शब्द परिधन आवरण से लिखा हुआ है। इसी तरीके से हम लोगों को इन्वायरमेंट के बारे में भी पूछा जाता है कि इन्वायरमेंट जो है कौन सी भाषा का शब्द है, वो भी हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो पर्यावरण संस्कृत भाषा का शब्द परिधन आवरण से मिलकर बना है। इसका मीनिंग क्या हो गया? ऐसी चीज़ों का समुच्चय या फिर ऐसी चीज़ों का समूह जो किसी व्यक्ति या फिर जीवधारी को चारों ओर से आवृत्त किए हुए, चारों ओर से घेरे हुए। ये बेसिक सी परिभाषा हो गई। पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की समष्टिगत इकाई होती है जो किसी जीवधारी अथवा पारितंत्री आबादी को प्रभावित करती है तथा उनके रूप, जीवन और जीविका को तय करती है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा? मान लो यहाँ पर पर्यावरण की जगह आपको दे दिया ब्लैंक, खाली स्थान दे दिया, और उन सभी भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों की एक इकाई, आप उसको यूनिट मान सकते हैं, जो किसी जीवधारी अथवा पारितंत्री आबादी को प्रभावित करती है, चाहे वो सकारात्मक तरीके से हो, चाहे वो नकारात्मक तरीके से हो, तथा उनके रूप, जीविका और जो जीवन है उसको तय करती है। तो ये किसकी डेफिनेशन है? तो ये हमारी डेफिनेशन हो जाएगी पर्यावरण की। तो इस तरीके से डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अगला हम लोग बात करें, जैसे कि पर्यावरण की हम लोग बात कर चुके हैं, संस्कृत का शब्द है, तो अंग्रेजी जो है एनवायरमेंट इसको बोला जाता है, अंग्रेजी में एनवायरमेंट बोला जाता है। ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द आया है, जहाँ पर इसका मीनिंग होता है एनवायरमेंट का स्टेट ऑफ बीइंग एनवायर्ड। ठीक है, अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो एनवायर और मेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं, जिसने हमें चारों ओर से घेरे हुए है। इन्वायर करना मतलब कि कवर करके रखना। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इन्वायरमेंट शब्द का प्रयोग हुआ है, जो कि हमारा फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। और इसका पहला ज्ञात प्रयोग जो है कार्लाइल के द्वारा जर्मन शब्द जो है अम्बगंग करके उससे मिलकर बना था, और इसी को पहली बार फ्रांसीसी में कन्वर्ट करके इन्वायरमेंट नाम दिया था। तो इस तरीके से आप इसको पूरा याद कर सकते हैं किस तरीके से। सबसे पहले तो इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो कौन सी भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। कहाँ से आया है? स्टेट ऑफ बीइंग एनवायरमेंट इसका मीनिंग होता है। ठीक है, अब ये जो है फ्रांस से ही आया होगा, और इसको जो है इसने भी इन्वायरमेंट भी तो कहीं से आया होगा। तो इन्वायरमेंट जर्मन भाषा का जो शब्द है अम्बगंग करके, इसी का फ्रांसीसी में कन्वर्ट करके इन्वायरमेंट लिया गया, और संस्कृत में इसको क्या बोला जाता है? पर्यावरण यहाँ पर बोला जाता है। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों शब्द की उत्पत्ति हमने यहाँ पर देख ली। अब बात आती है परिभाषाओं की। परिभाषाएं क्या है? वुडवर्थ के अनुसार पर्यावरण में वे सभी तत्व आते हैं जिसने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया हुआ है। पर्यावरण के अंदर वो सारी चीजें आ जाएगी जब से व्यक्ति का जन्म हुआ है, तब से कहीं ना कहीं व्यक्ति इससे प्रभावित हुआ है। प्रभावित आप ऐसे नहीं सोच सकते कि व्यक्ति के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ा है। प्रभावित हुआ है मतलब उसके जीवन में कहीं ना कहीं पर्यावरण आ चुका है जब से उसका जन्म हुआ है। तो ये परिभाषा वुडवर्थ की है। अब निम्बर्ट की परिभाषा क्या है? पर्यावरण वह सब कुछ है जो व्यक्ति को चारों ओर से घेरे हुए। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण वो सब कुछ है जिसने व्यक्ति को चारों ओर से घेर रखा है। दो परिभाषाएं होगी। अगला, पर्यावरण अध्ययन का अध्यापन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या समिति यानी कि एनसीएफ ने 1975 के नीतिगत दस्तावेज 10 वर्षीय स्कूल के पाठ्यक्रम, एक रूपरेखा जिसको इंग्लिश में बोला जाता है द करिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल, अ फ्रेमवर्क है ना, एक रूपरेखा मतलब कि अ फ्रेमवर्क में सिफारिश की थी कि एक एकल विषय पर्यावरण अध्ययन प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाना चाहिए। मतलब पर्यावरण अध्ययन को एक प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने की बात जो है यहाँ पर 1975 का जो एनसीएफ का जो आया था, करिकुलम आया था, एक फ्रेमवर्क आया था, उसके अंदर बात पहली बार कही गई थी। तो शुरुआत कब से हुई है? 1975 से। देखो उसके बाद क्या हुआ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो एनपीई है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 1988 में भी प्राइमरी लेवल पर यानी कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए सेम दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया था कि हाँ, प्राइमरी लेवल पर भी पर्यावरण को पढ़ाया जाना चाहिए।
उसके बाद क्या है, पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना, कॉन्सेप्ट कैसे आया अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, क्या क्या चीज़ें हैं जो पर्यावरण से कनेक्ट करती है। सबसे पहला है बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच में संबंधों का पता लगाने और उन्हें समझने के लिए प्रशिक्षित करना। दूसरा पॉइंट है, देखो समझ में आ रहा होगा कि प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण के बीच क्या संबंध है, इन सभी को बताने के लिए पर्यावरण अध्ययन बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। दूसरा है अवलोकन और चित्रों के आधार पर समझ विकसित करने के लिए अनुभव के माध्यम से उनमें भौतिक, जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू की समझ प्राप्ति की ओर बच्चों को अग्रसर करना। ये भी हमारा एनसीएफ 2005 की बात है। तीसरा है बच्चों को सामाजिक घटनाओं के प्रति जिज्ञासु बनाने हेतु, मतलब कोई भी सामाजिक घटना है, समाज के बारे में चीज़ें, बच्चे क्या होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए, क्यूरियस होना चाहिए उस चीज़ों को जानने के लिए। उनकी संज्ञानात्मक क्षमता जो है उसको पैदा करने के लिए परिवार से शुरुआत करते हुए पूरे संसार की समझ विकसित करते हुए आगे बढ़ाना, ये पर्यावरण को पढ़ाने का लक्ष्य होना चाहिए। पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, कोई भी पर्यावरणीय मुद्दा हो गया, बच्चों के अंदर एक अवेयरनेस आनी चाहिए। अगला पॉइंट है बुनियादी संख्यात्मक और मनोप्रेरणात्मक कौशल, यानी कि जो एक संख्यानात्मक कौशल हो गया, एक बुनियादी चीज़ें हो गई, और जो साइकोमोटर स्किल हो गई, इन दोनों को प्राप्त करने के लिए बच्चों को खोजपूर्ण और हाथों की गतिविधियों में संलग्न करना, अर्थात अवलोकन करना, वर्गीकरण करना, चीज़ों को एनालाइज करना, उसको अप्लाई करना, ये सारी चीज़ें बच्चों के अंदर डालना चाहिए। अगला है विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय मुद्दे, जैसे लिंग भेद, उत्पीड़न के मुद्दे, प्रदूषण, अनैतिक व्यवहार आदि को मूर्त घटनाओं से संबंधित करते हुए उन्हें समझने की क्षमता का विकास करना, ताकि उनमें मानवीय अधिकारों, समानता और न्याय मूल्यों की सम्मान का विकास हो सके। क्या चीज़ें बताई गई, जितने भी ये सारे मुद्दे आपको बताए गए, अनैतिक व्यवहार, लिंग भेद, उत्पीड़न के मुद्दे, ये सारी सोचने समझने की क्षमता बच्चे के अंदर आ जानी चाहिए, क्योंकि बच्चा जब तक नहीं समझेगा वो इनके बीच में भेद नहीं कर पाएगा और इन चीज़ों का सम्मान नहीं कर पाएगा। इन चीज़ों को एक सही तरीके से जब तक समझ नहीं लेता तब तक इसका प्रयोग या फिर इन चीज़ों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको नहीं समझ पाएगा। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको पता ही होगा कि सीटेट में एक क्वेश्चन जो है हमेशा फिक्स होता है, जो कि लैंगिक पूर्वाग्रह, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाला क्वेश्चन हमेशा बनता है, अलग अलग एग्जाम्पल करके दिया जाता है, लड़का और लड़की में भेदभाव किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें बच्चों को यहाँ पर समझ आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है उन्हें इस योग्य बनाने की समानता, न्याय, मानव की गरिमा और अपने अधिकारों संबंधी मुद्दों को हल करने में वो सक्षम हो सके। हमें क्या करना है, बच्चों को इस लायक बनाना है, इस कैपेबल बनाना है कि बच्चे क्या कर सके, अपनी समानता की रक्षा कर सके, न्याय, मानव की गरिमा और अपने अधिकार संबंधी मुद्दों को हल करने की क्षमता उनके अंदर आ जाए। ये क्या बताता है, एनसीएफ 2005 बताता है। पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है, प्रदूषण क्या है, इसका समाधान कैसे हो सकता है, इन प्रश्नों के उत्तर की समझ विकसित करने के लिए पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर शामिल किया जाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ताकि बच्चे जो है शुरुआत से इन सारी चीज़ों को समझ सकें। देखो अगला पॉइंट है पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि ना हो, इसके लिए बच्चों के अंदर अच्छी आदतों का विकास करने के लिए पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाना बहुत आवश्यक है। तो ये 9 पॉइंट हमने क्या पढ़े कि एनसीएफ 2005 क्यों बोलता है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन प्राइमरी लेवल से पढ़ाना आवश्यक है। तो ये 9 ही पॉइंट इसके बारे में बताते हैं। अब हम आगे बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन विषय को बाल केंद्रित और एकीकृत करने के लिए 6 सामान्य विषयों का समावेश यहाँ पर किया गया है। टोटल मेन 5 थीम है और एक थीम है जिसके अंदर कुछ सब थीम है, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि विषय के साथ साथ उपविषय है, ठीक है। सबसे पहला है हमारा परिवार और मित्र, ठीक है। दूसरा थीम है हमारा भोजन, तीसरा है आश्रय यानी कि शेल्टर, चौथा है हमारा पानी, पांचवा है यात्रा और छठा है थिंग्स वी कैन डू यानी कि चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू। अब इसके अंदर जो पहला है परिवार और मित्र, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कुछ यूँ पूछ लिया जाता है, इवन थीम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि क्यों परिवार और मित्र के अंदर ही सारी चीज़ों का समावेश किया गया है। इसके अंदर कौन कौन से इसके सब थीम आ जाते हैं उनको आप देख सकते हैं। एक तो आ जाता है रिश्ते नाते, ठीक है, रिलेशनशिप जिसे आप बोलते हैं, सबसे पहला रिश्ते नाते हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा हमारा वर्क एंड प्ले, खेल व कार्य, ठीक है, या फिर कार्य व खेल आप जिसे बोलते हैं, ठीक है, ये दूसरा हो जाएगा। और क्या आता है इसके अंदर, तीसरा आ जाता है हमारे जानवर, ठीक है, एनिमल्स जो होते हैं वो सारे इस परिवार और मित्र के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और फोर्थ एक और क्या आता है इसके अंदर, प्लांट्स यानी कि पौधे। कौन कौन से 4 सब थीम हो गए परिवार और मित्र के अंदर। सबसे पहला तो हमारा आ जाता है रिश्ते नाते, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले हम लोग फैमिली के बारे में ही पढ़ते हैं इसके अंदर, तो रिश्ते नाते इसका एक भाग हो गया। दूसरा भाग क्या हो गया, रिश्ते नाते रिलेशनशिप होने के बाद वर्क एंड प्ले,
यानी कि खेल व कार्य, फिर एनिमल्स हो गए, फिर प्लांट्स हो गए। मतलब इस थीम के कितने सब थीम है? इस परिवार और मित्र के 4 सब थीम यहाँ पर रहेंगे। दूसरा मेन थीम क्या है? फूड यानी कि भोजन, ठीक है। तीसरा थीम क्या है? आश्रय। फोर्थ थीम क्या है? पानी। फिफ्थ क्या है? यात्रा। और अगला थीम क्या है? चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू, ठीक है। ये टोटल थीम की यहाँ पर बात हो गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, इस तरीके से टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में आपसे पूछा जाता है। बिल्कुल बेसिक सी बात है। ये देखो एक व्यापक संकल्पना है। इसमें सारे जैविक घटक, अजैविक घटक मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, पर्यावरण, मनुष्य जो हैं, सारे पर्यावरण के जैविक घटक में आते हैं। प्रकाश, वायु, जल, मिट्टी, ये सारी चीजें निर्जीव या फिर अजैविक घटक के अंदर आती है। अब प्राकृतिक पर्यावरण कितने प्रकार का होता है? तो देखो, प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर स्थल मंडल आता है, जल मंडल आता है, वायुमंडल आता है और जीव मंडल आता है, ठीक है। तो ये 4 आधारभूत अंग होते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। स्थल मंडल क्या होता है? ये पृथ्वी की ठोस भूपर पट्टी है, ठीक है। जल मंडल क्या होता है? पृथ्वी की सतह के विविध जलीय भागों के रूप में ये सम्मिलित है हमारा जल मंडल। समुद्र वगैरह सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। फिर आता है हमारा वायुमंडल। यह गैसों, जलवाष्प व धूल की वह राशि जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। और जीव मंडल क्या होता है? यह जीवित प्राणियों का मंडल है जो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल को घेरे हुए है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें होगी? हमारा स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जीव मंडल। और ये जो ऊपर के तीनों मंडल है, इन तीनों मंडल से मिलकर ये किसका निर्माण हुआ है? जीव मंडल का यहाँ पर निर्माण हुआ है, राइट। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण के चारों तत्व परस्पर संबंधित और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पर्यावरण जो है इन चारों तत्वों की समग्रता का ही एक रूप है या फिर एक ही नाम है। अब प्राकृतिक पर्यावरण होने के बाद हम लोग आ जाते हैं सामाजिक पर्यावरण पर। मनुष्य अपनी योग्यता के बल पर पर्यावरण में बहुत ज्यादा अभूतपूर्व, बहुत ज्यादा चेंजेस इसके द्वारा कर दिए गए। जैसे सड़कों, पुलों, इमारतों का निर्माण किया है। और हम लोग टेक्नोलॉजी देख ही रहे हैं, दिन पर दिन चेंजेस होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो निर्माण मानव के द्वारा किया गया है, इसे मनुष्य निर्मित पर्यावरण के नाम से जाना जाता है या फिर कृत्रिम पर्यावरण के रूप में आप इसे जान सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार सामाजिक पर्यावरण का अर्थ क्या होता है? पर्यावरण में मनुष्य के द्वारा लाया गया परिवर्तन ही सामाजिक पर्यावरण यहाँ पर कहलाएगा, ठीक है। बेसिक सा पार्ट था आज, और बेसिक से क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पर्यावरण के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? सबसे पहला, यह हमें चारों ओर से घेरने वाला वातावरण है। यह प्रकृति की समस्त जैविक व अजैविक क्रियाओं पर्यावरण का अंग होता है। पर्यावरण स्थल मंडल, जल मंडल, जीव मंडल और वायुमंडल से मिलकर बना है। तो देखो, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही था। प्रकृति में जो हमने पर्यावरण अभी पढ़ा, पर्यावरण की डेफिनेशन में, तो ये हमें चारों ओर से घेरे हुए, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, जैविक अजैविक क्रियाएं होती है, बिल्कुल सही है। तीसरा, स्थल मंडल, जीव मंडल, जैव मंडल, वायुमंडल से मिलकर बना है, बिल्कुल सही है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण में मनुष्य द्वारा लाए गए परिवर्तन को क्या कहा जाएगा? प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, स्कूल पर्यावरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य द्वारा कोई परिवर्तन लाया जा रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मनुष्य द्वारा जो लाया गया परिवर्तन है उसे हम लोग यहाँ पर बोलेंगे सामाजिक पर्यावरण। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसे आप हटा लीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक पर्यावरण, मनुष्य द्वारा लाया गया परिवर्तन। और प्रकृति द्वारा लाया गया परिवर्तन आपसे पूछा जाता तो फिर आपका आंसर क्या हो जाता? प्राकृतिक पर्यावरण। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पर्यावरण अध्ययन के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? यह हमें पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन व सुधार की समझ देता है, बिल्कुल देता है। दूसरा, मनुष्य व प्रकृति के बीच संबंधों की व्याख्या करता है, बिल्कुल करता है। और तीसरा है, पर्यावरण अध्ययन एक बहुशास्त्रीय दृष्टिकोण यहाँ पर प्रदान करता है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट पर्यावरण को लेकर बिल्कुल सही यहाँ पर सिद्ध होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति को चारों ओर से घेरे हुए व उस पर सीधा प्रभाव डालता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? स्किनर के द्वारा, पावलोव के द्वारा, निम्बर्ट के द्वारा या फिर सीएल हल के द्वारा इस परिभाषा को दिया गया है। तो आंसर क्या होगा? अभी हम लोग परिभाषा पढ़कर आए थे, 2 परिभाषा हमने पढ़ी थी, तो ये निम्बर्ट की डेफिनेशन है, ठीक है। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का स्वरूप कैसा होता है? जैविक होता है, अजैविक होता है या फिर प्रतिजैविक या फिर जैविक और अजैविक दोनों होता है? तो हमने देखा था पर्यावरण के 2 प्रकार होते हैं, जिसमें से एक भाग हमारा जैविक होता है और दूसरा भाग होता है हमारा अजैविक। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी। पर्यावरण का स्वरूप यहाँ पर जैविक भी होता है और अजैविक भी होता है। तो आंसर आपको कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। प्रतिजैविक यहाँ पर नहीं होगा,
ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, जैविक विविधता जो है का संबंध किससे होता है, वायुमंडल से, जलमंडल से, भूमंडल से या फिर सभी से। तो यहाँ पर जैविक विविधता की बात हो रही, तो इन सभी से जैविक विविधता का संबंध होगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, इन सभी से जैविक विविधता का संबंध है। अगला है पर्यावरण का उद्देश्य क्या है, पर्यावरण का संरक्षण करना, पर्यावरण के संबंध में बालकों का बोध विकसित करना, पर्यावरण का विकास करना या फिर उपरोक्त सभी। तो ये सारे ही उद्देश्य किसके हैं, पर्यावरण अध्ययन के हैं। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। ओके, तो इसी प्रकार के बेसिक क्वेश्चन आपके एनसीएफ के भी बन सकते हैं। एनसीएफ में जो हमने मेन 9 पॉइंट पढ़े, इन्हीं पॉइंट को घुमा फिरा कर आपसे पूछ लिया जाता है। तो बस एक बार आप बेसिक पढ़ लीजिए, फिर कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर गलत नहीं होगा। ओके, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर कर रहे हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।